So yes, we are live. Welcome to SSC IMD प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन क्लास। तो आज की क्लास में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे सवाल बनाने वाले हैं एंड दिस इज़ 22 नवंबर 2017 शिफ्ट टू पेपर। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ट्राई दिस। आपका समय शुरू होता है अब। What least number must be added to 728 so that the sum is completely divisible by 11? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 3। तो ये कंसेप्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 11 का। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है, बहुत ही आसान है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाते हो तो ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा कि 728 प्लस 9 जो रिजल्टेंट आता है क्या वो डिविजिबल बाय 11 है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन 728 प्लस 7 जो रिजल्टेंट है क्या वो डिविजिबल बाय 11 है। तो चेक करो। फिर वो ये जानना चाहते हैं दैट कैन यू फाइंड द लीस्ट नंबर। तो इनमें से जो भी लीस्ट नंबर होगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट का सवाल है, लास्ट 15 सेकेंड्स एंड देन वी आर डन एंड डस्टेड। इजी सवाल है। एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट 22 नवंबर 2017 शिफ्ट 2 के जो सवाल है वो इतने कठिन नहीं है। लेवल इसका इजी टू मॉडरेट है। चलो, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों सही है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे फाइंड करते हैं। द कंसेप्ट इज इफ mod sum of digits at odd place minus sum of digits at even place, mod करने के बाद इसका जो रिजल्टेंट आता है इस डिविजिबल बाय 11, तो फिर हम कहेंगे कि जो नंबर था नंबर इज डिविजिबल बाय 11। और अगर ये डिविजिबल बाय 11 ना हो तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 11 नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। अब अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो जरा चेक कर लेते हैं हमारा नंबर क्या है। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 728। क्या 9 को ऐड करना चाहिए या 7 या 5 या 3। तो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले अगर ऑप्शन ए को ले लेते हैं तो ऑप्शन ए तो कह रहा था कि 9 है। सो 9 प्लस हमारा जो नंबर है 728, रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है 737। तो कंसेप्ट के हिसाब से ये रहा ऑड प्लेस, ये रहा इवन प्लेस, ये रहा ऑड प्लेस। राइट, 1 2 3। तो ये ऑड प्लेसेस और ये इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर लो। तो 7 प्लस 7 हम कर लेंगे, माइनस इवन प्लेस के डिजिट को ऐड कर लो। तो एक ही इवन डिजिट का नंबर है, वो है प्लेस इवन डिजिट, ये रहा नंबर है 3। राइट, तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है 14 माइनस 3 दैट इज 11 एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये बिल्कुल ठीक नंबर है। ठीक है, ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है। वही अगर हम बॉम्बे को चेक करें तो बॉम्बे हमारे पास था ऑप्शन बी इज 7 प्लस 728। इसका रिजल्टेंट हमारे पास 735 आ रहा है। और अगर हम चेक करें कि ऑड प्लेसेस के डिजिट ऐड कर लो माइनस इवन प्लेस के डिजिट, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है सर, ये हो रहा है 9। सो इज 9 डिविजिबल बाय 11। आंसर इज नो सर, नहीं हो रहा है। अच्छा, कलकत्ता चेक कर लो अब। तो अगर मैं कलकत्ता चेक कर लूँ तो वो था 5। तो 5 को अगर 728 से ऐड करवा दे तो रिजल्टेंट आ रहा है 733। तो क्या ये डिविजिबल बाय 11 है। 7 प्लस 3 माइनस 3 इज 7 दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अच्छा, दिल्ली को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था 3। तो 3 प्लस 728 रिजल्टेंट है आपका 731। इज इट डिविजिबल बाय 11। 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 1 7 7। एक सेकेंड, 8 माइनस 1 नहीं होगा। 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 3 5। क्या 5 डिविजिबल बाय 11 है, नहीं है। तो एक ही नंबर ऐसा है कि ऐड करने पर डिविजिबल बाय 11 बन रहा है। तो यही मात्र ऑप्शन सही है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात तो एक बार कमेंट करके बता दो यस दैट दिस इज मेथड 1। ये मेथड 1 है जिससे आप ये सवाल बना सकते हो, बट काफ़ी लेंदी अप्रोच है। इससे भी फास्ट अप्रोच आपके पास है, दैट इज मेथड 2। सर क्या है मेथड 2? मेथड 2 इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 रूल। प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है।
दैट लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। अगर हम ध्यान से देखें तो 728 हमारा नंबर था। अगर इसको डिवाइड करें 11 से तो रिमाइंडर कितना आता है जी? सर रिमाइंडर आता है 2। सही। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो रिमाइंडर हमारा 2 हो गया और डिवाइजर कौन था? डिवाइजर था 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयरफॉर प्रॉपर्टी के हिसाब से लीस्ट नंबर टू बी एडेड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा 11 और रिमाइंडर हमारा 2। सो 11 माइनस 2 9 हो गया, डन एंड डस्टेड। 9 इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कौन सा मेथड आपको ठीक लगता है, प्रॉपर्टी से अगर आपको जाना है या फिर स्टैंडर्ड अप्रोच से आपको जाना है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई दिस। 1 मिनट के अंदर ये भी बन जाता है। A can do 2/3 of a job in 18 days and B can do 1/3 of the job in 18 days. If they work on it together, in how many days can they do half of the job? जब साथ में काम करेंगे तो आधा ही काम होना चाहिए, तो वो कितने दिन में होगा? 12 दिन में, 15 दिन में, 9 दिन में, 18 दिन में। ठीक है, चलो सबसे पहले सर कितना काम करना है, वो जो जॉब में जो वर्क है वो तो दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया होता है तो अज्यूम कर लो 1 यूनिट वर्क। फिर यहाँ से ए की काम करने की क्षमता मिल जाएगी, बी की काम करने की क्षमता यहाँ से मिल जाएगी। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों के साथ काम करने की क्षमता निकाल दो, फिर बात खत्म हो गई। काम करने की क्षमता यहाँ से और यहाँ पर आधा काम वो कर रहे हैं तो कितने दिन में होगा? तो ये तो यूनिट का खेला है जी। सो यस द राइट आंसर इज कलकत्ता। क्यों? ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा है हम वैसे ही एकदम प्यार से आराम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे जो जॉब आपको करना है वो जॉब की अजम्पशन कर लो दैट 1 यूनिट ऑफ वर्क हमें करना है। ठीक है, अब ए जो है वो 2/3 वर्क कर देता है 18 दिन में, राइट। सो 2/3 अमाउंट ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो क्या इसकी काम करने की क्षमता मैं कह सकता हूँ 2/3 इंटू 1/18। चलो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे कैलकुलेशन में यूनिट का ज़्यादा खेला मतलब ज़्यादा मसला नहीं है तो आराम से चीज़ें सुलझ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि बी की काम करने की क्षमता जो है वो 1/3 यूनिट ऑफ वर्क ख़त्म कर देता है 18 दिनों में, राइट। अब अगर ये दोनों साथ में काम करने लगे तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1/18, इनफैक्ट ये जो 1/3 है वो भी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और जो अनकॉमन चीज़ें हैं जैसे 2 और यहाँ से 1 ये अंदर ऐड हो जाएगी। तो देखो ये 3 कैंसिल हो रहा है, 1/18 बच रहा है, इसलिए कहा था कि यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो ए प्लस बी की काम करने की क्षमता अब हमको मिल चुकी है। अब फर्दर वो कह रहे हैं कि वो दोनों साथ में मिल करके आधा ही काम कर रहे हैं। अगर आधा ही काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? ज़रा यूनिट्स को देख लो। हाँ, डिवाइड कर लेंगे तो डेज आ जाएगा। देखो यार, हाफ यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाय काम करने की क्षमता 1/18 वर्क पर डे। तो वर्क कैंसिल, डेज ऊपर आ जाएगा, 18 न्यूमरेटर में 2 नीचे, तो 18/2 डेज। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 9 डेज, देयरफॉर 9 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। इजी सवाल है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट क्लियर है तो बात बन जाएगी। चलो इसको तो यार मैं 30 सेकेंड्स ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, 128√3, 64√3, 32√3 या 96√3। अब जब इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा है तो एक स्टूडेंट जिनको आता ही नहीं है इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो यार साइड सेम होता है, एंगल 60 डिग्री होता है, तो फिर तुम गणित लगा लो। ठीक है, अब कोई ये है कि सर हमने बाय आउट कर रखा है एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, तो देखो आंसर आ गया। देख करके आंसर आप बता सकते हो, यस द आंसर इज बॉम्बे। ठीक है, अब बॉम्बे क्यों ठीक है ये इसी स्लाइड में सुलझ जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड हमारा 16
तो 16 स्क्वायर, तो यहाँ पर √3/4 इंटू 16, सो 4 इंटू 16 इज 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सो बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 40%। अंतिम का जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं अरे सर 10% और 40%, तो सर टोटल हो गया 50%। देखो सर ऑप्शन इज द राइट आंसर, रॉन्ग है वो। यही तो ट्रैप है। मैथमेटिक्स में इमोशनली आपको नहीं चलना होता है, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, फॉर्मूला वाइज, प्रूफ के साथ चलना होता है। तो ध्यान से देखना, आप इस ट्रैप में फंस ना जाओ। 50% इज नॉट द आंसर। So what will be the effective discount in percentage of 2 successive discounts of 10% and 40%? चलो, so the right answer is yes, it is Delhi। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि इनिशियल सेलिंग प्राइस हमारी, इनिशियल सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं x, बट फिर आप डिस्काउंट दे रहे हो और डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस पर ही दोगे ताकि कस्टमर खुश कि हमको कम पैसे देने पड़ रहे हैं। सो फाइनल सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद, और वो भी डिस्काउंट आप 2 बार दे रहे हो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। एक तो आप दे रहे हो 10% का डिस्काउंट, तो ये पैसे कम हो जाएंगे 1 माइनस 10% से, तो 10/100। दूसरा डिस्काउंट, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में सिखाया है, राइट। तो यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, तो 1 माइनस कितने का डिस्काउंट, 40 का डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा x इंटू 0.9 इंटू 0.6, यानी ये हो गया 0.54x, बट वो मांग रहे थे इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, द इफेक्टिव डिस्काउंट इज इक्वल टू, जो आपका डिस्काउंट हुआ है, यानी इनिशियल तो x था, महंगा था, फिर आपने डिस्काउंटेड प्राइस दिया, जो डिस्काउंटेड प्राइस था वो था 0.54x, डिवाइड बाय द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दैट वाज x इंटू 100। तो कितना आ रहा है उत्तर, 0.46 इंटू 100। तो ये था आपका इफेक्टिव डिस्काउंट 46%। बट कस्टमर को लगा अरे तुमने तो 50% का डिस्काउंट दिया, बट ऐसा नहीं था, उसने सक्सेसिव 10% एंड 40% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 46 इज द राइट आंसर। बट अगेन सर ये लेंदी मेथड है, हमको फास्ट मेथड चाहिए। एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल आ जाए आप फास्ट बना सकते हो। जब भी ये सक्सेसिव डिस्काउंट पूछते हैं तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक इज सीधा का सीधा फॉर्मूला है दैट इफेक्टिव डिस्काउंट इज इक्वल टू फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकेंड डिस्काउंट माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। बात खत्म। अब इसको सॉल्व करो। कितना था पहला डिस्काउंट सर 10 का, उसके बाद 40, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड बाय 100 किया जाए, कितना हो गया 50 माइनस ये हो गया हमारे पास 2 अंडे कटे 4 बच गया, तो ये हो गया 46। यस 46% इज द राइट आंसर हो गया। सो परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव डिस्काउंट इज इक्वल टू 46%। सीधा का सीधा ये कुछ सेकंड में हो गया, ठीक है। तो इतना सब करना भी नहीं पड़ा। बट स्टैंडर्ड मेथड अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंसेप्ट फर्स्ट, उसके बाद ही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। उल्टा मत करना, कभी भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पर अपनी ज़िंदगी मत चलाना, क्योंकि फिर सिनेरियोस चेंज कर लेंगे ना तो आपको ही तकलीफ होगी। नेवरदीलेस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी 45 सेकेंड्स के अंदर बन जाता है। प्रॉफिट ऑफ 49,800 हैज़ टू बी डिवाइडेड between 3 partners A, B and C in the ratio 4:7:9. How much does B in rupees gets? तो B को कितना मुनाफा मिला जरा बता दो। 17,430 या 9,960, 18,450 या 22,410, क्या होगा आंसर? चलो सर जब भी हमको रेशियो दिया होता है ना तो ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती है, एक्चुअल वैल्यूज़ होती है 4x, 7x, 9x। यस, तो B के हिस्से में कितना आया 7x, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू बेवफा, अरे वो नहीं ex नहीं x। हाँ सर जी, x की वैल्यू 2490, देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेक करो x कैसे मिला,
सबसे पहले मुनाफा था 49,800 जो 3 में बटा है और इस वाले रेशो में बटा है। क्योंकि रेशो उन्होंने दिया है तो हम सीधा सीधा कहेंगे अब दैट प्रॉफिट ऑफ पर्सन ए इज़ 4x, प्रॉफिट ऑफ पर्सन बी इज इक्वल टू 7x, प्रॉफिट ऑफ पर्सन सी इज इक्वल टू 9x। सबके प्रॉफिट अगर मिला ले, है ना, 4x चेक कर लो, 4x प्लस 7x प्लस 9x, तो टोटल मुनाफा यहाँ पर बन रहा था 49,800, राइट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है अब सर जी, x की वैल्यू निकल करके आ रही है 2490। यस, अब पूछ रहे थे कि b के खाते में कितना मुनाफा आया, 7x आया, 7 टाइम्स 2490, यानी ये उत्तर होगा 17,430। ठीक है, यस दैट इज़ द राइट आंसर, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। एवरेजेस, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ये HPCL का एग्जाम हो, MP व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये एवरेजेस से सवाल आने ही आने हैं। द एवरेज वेट ऑफ PQR इज 84 kg. If the average weight of P and Q be 86 kg and that of Q and R be 75 kg, then what is the weight in kg of Q? चलो, Q का वजन कितना होगा, A, B, C और D, 65 kg, 75 kg, 70 kg, 80 kg। ओके ओके, एवरेज इज सम बाई टोटल, तो सम होगा एवरेज इनटू टोटल। बस इक्वेशंस बनना स्टार्ट हो गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद सी कह दो बिकॉज सी इज द राइट आंसर। यस, चेक इट आउट। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं एवरेज ऑफ 3 प्लेयर्स इज 84 kg, और अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था दैट एवरेज इज इक्वल टू सम बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, देयरफॉर सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू n। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो P प्लस Q प्लस R कितना होगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, 84 इंटू 3। तो पहला इक्वेशन हमको मिल रहा है P प्लस Q प्लस R दैट इज इक्वल टू 84 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 252। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि एवरेज ऑफ P एंड Q, तो P प्लस Q कितना होगा, उसका एवरेज 86 दिया है और 2 प्लेयर ही यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई करो 2 से, 86 इंटू 2 कितना होता है, 172 होता है। फिर कह रहे हैं कि Q प्लस R, है ना, क्योंकि Q एंड R का एवरेज दिया है, तो Q प्लस R सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल, सो 75 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 150। अब पूछ रहे हैं किसका गणित, सर पूछ रहे हैं Q का गणित, तो ध्यान से देखना, अगर मैं पहले इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूँ और थर्ड इक्वेशन से भी सब्ट्रैक्ट करूँ, तो P माइनस P कैंसिल हो गया, Q माइनस Q कैंसिल हो गया, R माइनस R भी कैंसिल हो गया, और सिर्फ माइनस Q बच गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपके पास 252 माइनस 172 माइनस 150, तो यहाँ पर माइनस Q बन रहा है माइनस 70 के बराबर, तो Q आ गया 70 kg। डन एंड डस्टेड, बात क्लियर हो गई, तो कमेंट करके बता दो यस। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रॉफिट लॉस जो गेट में अक्सर नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, वही अदर एग्जाम्स में इसका वेटेज बहुत अच्छा है। चेक करो, अ शॉपकीपर बाय सेलिंग 9 items अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 item, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, 25, 12.5, 20 या 10। यहाँ पर कैच क्या है, अ शॉपकीपर सेलिंग 9 items, ये कहानी होने पर उससे जो मुनाफा हुआ है that is equal to selling price of 1 item. So what is his profit percentage? ठीक है, तो यहाँ पर अजम्पशन कर लेना चाहिए कि मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस एक आइटम की 1 रुपया था, ठीक है, तो 9 आइटम की 9 रुपया, उस हिसाब से स्टोरी बनेगी। स्टोरी को सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको आंसर मिल रहा होगा बॉम्बे। यस, बॉम्बे इज द राइट आंसर। कैसे, चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट selling price of 1 item is equal to ₹1. Therefore, selling price of 9 items is equal to 9 into 1, that is 9 rupees। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं जो 9 आइटम बेचने पर जो मुनाफा बना है, दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग 9 आइटम्स। ठीक है,
मुनाफा कितना बना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम के बराबर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम तो यार ₹1 था, तो आपका मुनाफा जो है ₹1 बन गया है। अच्छा, तो यार मुझे ये भी पता है दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्योंकि 9 आइटम्स की बातें चल रही है तो ध्यान से नोट करना दिस फॉर्मूला, या मैं बेटर इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देता हूँ दैट प्रॉफिट ऑफ 9 आइटम्स, लाइक प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग 9 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आइटम्स। तो देखो यार, प्रॉफिट फ्रॉम 9 आइटम्स मेरे को मिल चुका है दैट ₹1, राइट, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम्स वो है ₹9। तो फिर कितना होगा CP, सर CP ऑफ 9 आइटम्स इज इक्वल टू, ये जाएगा लेफ्ट में या आ जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो CP आपका 8, SP आपका 9। फिर तो यार अगर वो आपसे पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो आसान बात हो गई, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, राइट। अब ये SP आपका 9 आइटम का है, दैट इज़ हाउ मच सर, दैट इज़ 9। CP आपका 9 आइटम का है, दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 100/8 एंड दैट इज़ इक्वल टू 12.5%। इसके लिए आपका ऑप्शन बॉम्बे बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हुआ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 16% ऑफ 25% ऑफ 400। यार ये तो 15 सेकेंड का सवाल है। 16% ऑफ 25% ऑफ 400 क्या होगा, 16, 8, 40, 160। अब जब ये ऑफ है तो ये कोई डिवाइड नहीं है, सब मल्टीप्लाई है। 16% मल्टीप्लाइड बाई 25% मल्टीप्लाइड बाई 400। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए। कैसे, चेक करो। जब कोई कह रहा है 16% तो पर 100, 25% तो 25/100 इंटू 400। तो 2 अंडे यहाँ पर कटे, बेटर है अंडे काटने से अच्छा। ये 1 जार, ये 4 जार, 4 4 कट गया, 100 बच गया, 100 कट गया, 16 बच गया। यस, बात खत्म। 16 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये भी 45 सेकेंड्स का सवाल है। To cover a distance of 90 km in 1 hour 15 minutes, what should be the average speed of the car in meter per second? ये तो गलत बात है, यूनिट का खेला है यहाँ पर। डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, समय आवर एंड मिनट में दिया है, पूछ रहे हो मीटर पर सेकेंड में। यस, इसलिए तो 45 सेकेंड का ही है। नहीं तो स्पीड डिस्टेंस टाइम 1 मिनट तो लेता ही है वो। ठीक है, चलो, व्हाट इज द आंसर? लास्ट 15 सेकेंड्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस डिवीजन ही तो करना है। डिवीजन करने के बाद आंसर आ जाएगा। यस, द आंसर इज कलकत्ता। कलकत्ता क्यों सही है, ध्यान से देखो। सबसे पहले उन्होंने कहा है जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 1 आवर 15 मिनट्स। तो स्पीड जो होगा वो होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दिया है 90 किलोमीटर, समय है आपका 1 घंटा 15 मिनट, राइट। अब सर जी वो जो के है वो किलो है, किलो यानी 3 अंडे, 1 2 3। ओके, तो न्यूमरेटर में अपना मीटर सेट हो गया, डिनोमिनेटर में सेकेंड चाहिए। बट ध्यान से देखना 1 आवर इज़ हाउ मच, 60 मिनट। और अगर हम 15 मिनट को उसमें जोड़ दे तो ओवरऑल ये 75 मिनट हो जाए। चलो, तो यहाँ पर 75 मिनट को हम कहेंगे 1 मिनट हमारा 60 सेकेंड्स होता है, राइट। और इनको चाहिए भी था मीटर पर सेकेंड में, हो गई बात ख़त्म। अब चेक कर लो, 1 अंडा यहाँ से कटा तो अब 9 1 2 3 अंडे ऊपर बच जाएंगे, नीचे हो गया 6 × 75। ये आपका मीटर पर सेकेंड, सिंप्लीफाई करने पर 20 आ रहा है। सो 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। इसलिए आपका कलकत्ता बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
ओके, दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो भी पेपर में आता है सवाल अच्छा ही आता है। चेक करो क्वेश्चन नंबर 10, इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज्ड बाय 24%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज अर्नड ऑन द ₹5,000 इन 2 years एट द सेम रेट? ऑप्शन ए 725, ऑप्शन बी 840, ऑप्शन सी 832 या फिर ऑप्शन दिल्ली 816। इसको 1 मिनट तो मैं पूरा दूंगा, तो लास्ट के 30 सेकेंड आपके पास। हिंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कह रहे हैं ना, सेम रेट, तो यार सिंपल इंटरेस्ट में तो एक ही इंटरेस्ट होता है जो हर साल चलता है। जब 3 साल से चल रहा है, प्रिंसिपल 24% से बढ़ गया है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा? सो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही रेट से बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दैट वो कोरिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रहेगा 24/3, हर साल उसे 24/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो पॉइंट नंबर 1, सिंस प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज्ड बाय 24% इन 3 years at simple interest, therefore rate of interest per annum is equal to 24/3, that is equal to 8% per year। ठीक है, अगर ये गणित आपको समझ में आ गया फिर तो कहानी इजी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चाहिए था ना इस डेटा से, फिर तो आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, समय है, CI कितना है ये आपको पहचानना है। पर इसमें भी पहचानने में लोग गड़बड़ कर देते हैं। वो कहते हैं सर P × 1 + R/100 दी होल पावर T, देखो आ गया CI। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। CI इज़ दी एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी इज़ फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनल अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में इस प्रकार, P × 1 + R/100 दी होल पावर T माइनस P। अब P तो वो कह रहे थे कि 5,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं, तो 5,000 को ज़रा कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? तो सबसे पहले तो यार 1 + R/100, R अभी अभी देखा हमने 8% का ब्याज चल रहा है, तो 8/100 दी होल पावर T। समय कितना है सर? 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और ये जो P था वो आपने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो बस इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। सो द राइट आंसर इज 832 रुपीज़। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी आपको मिलने वाला है, ठीक है, 832। दिस इज द आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हुआ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अरे यार इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, if 5x/6 - 4/3 into 2 - 3x/2 that is equal to 1/3, then what is the value of x? निकाल सकते हैं, ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। A, B, C या D, कौन सा होगा आंसर? बस 30 सेकेंड की तो बात है। वैसे हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्चुअल एग्जाम में 1 मिनट से ज़्यादा ही मिलता है, 1.3 मिनट आइडियली ना, ऐसे आप मान करके चल लो, ठीक है। 1.3 मिनट के आसपास आपको मिलता है, प्रैक्टिकली कम होगा बट आइडियली इतना आप मान करके चलो। प्रैक्टिकली आपको पानी भी पीना है, आपको टॉयलेट भी आ जाता है, आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा आइज ब्लिंक करते हो, तो प्रैक्टिकली हम नहीं मान सकते कि बस मैथमेटिकली डिवाइड कर दिया, जो आ गया नंबर सो आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज कलकत्ता। यस, द राइट आंसर इज कलकत्ता, बिकॉज चेक इट आउट। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है 5x/6 - 4। अब ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको अंदर क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है 4 - 3x / 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। देखो यहाँ पर 6 कॉमन है, बेस कॉमन है, तो न्यूमरेटर को ऐड करवा लो। 5x - 16 + 12x, ठीक है। बेस आपका 6, दैट इज इक्वल टू 1/3। 3 1 जा 3 2 जा 2 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और बाकी चीज़ें रह जाएगी यहाँ पर 17x - 16 दैट इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये चीज़ राइट हैंड साइड में जा करके कंप्लीटली बन जाएगी 18। सो 18/17 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी कलकत्ता बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। देखो कितने ईजी सवाल पूछे जा रहे हैं इन दी एप्टीट्यूड सेक्शन, तो कुछ बाहुबली सवाल भी हो जाए। Check it out. Question number 12. If a³ + b³ that is equal to 28 and ab is equal to 3, then what is the value of a + b? अब देखा जाए
तो क्यूब का वर्जन आ रहा है, तो मनी मन आपका ये भी आ रहा होगा कि ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला है, जो बिल्कुल ठीक है। ए प्लस बी दी होल क्यूब कर लो, बट एट दी एंड याद रखना ए एंड बी नहीं निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो थोड़ा सा अगर स्मार्टली प्ले करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट का ही सवाल है, स्मार्टली प्ले करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 seconds। Okay, so the right answer is Bombay. Yes, the right answer is Bombay, but क्यों? चेक करो। सबसे पहले उन्होंने कहा है दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने आपको दे दिया, कितना दिया है 28। फिर कह रहे हैं कि ए भी हमारा 3 है, तो मेरा दिमाग कहता है ए प्लस बी पूछ रहे थे, तो यार ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेट ए प्लस बी बी एक्स, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अब अगर ए प्लस बी को एक्स मान लिया तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब 28 है, ये जो ए बी है दैट इज 3। यस, और a प्लस बी को हमने x मान ही लिया है, तो ये x हो गया। अब ये थोड़ा सा हमको इजी लग रहा है, चेक करो x क्यूब, ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो -9x दैट इज इक्वल टू 28। एक काम करते हैं, इसको भी भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो -28 दैट इज इक्वल टू 0। एक तरीका ये है कि आप ये क्यूबिक को सॉल्व करो और x को निकालो और फिर चेक कर लो ABCD में से कौन मैच कर रहा है। दूसरा तरीका ये है कि LHS RHS चेक करने की यहाँ पर कोशिश करो। ठीक है, तो मैं बेटर ये सोच रहा था कि एक काम करते हैं ना, कि ये 28 को राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं। चेक करो, मेरा दिमाग कहता है 28 को राइट हैंड साइड में ही रहने दो, और अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x कॉमन निकाल लो। अगर x को कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 28। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, बिकॉज ये 3 स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 28। अब जब मैं ऑप्शंस को देख रहा था, यार देखो x तो हमारा वैसे ही a प्लस बी है, हमने मान ही लिया है व्हाट इज x दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, और वो कह रहे हैं a प्लस बी आइदर 2 है या 4 है, 9 है या 3 है। तो मैं कह रहा था ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है दैट x इज 2, तो अगर ऑप्शन ए की माने कि x इज 2, तो ये जो हमारा LHS वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये, अगर इसको मैं मान लेता हूँ LHS, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं RHS, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x को 2 रखने पर जो हमारा LHS है दैट इज पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव, जबकि राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव है, सो नेगेटिव दैट इज नॉट इक्वल टू 28। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर दैट इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव आंसर। बॉम्बे कहता है दैट x इज इक्वल टू 4, जब x को 4 रखा तो LHS कितना हो गया, 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 प्लस 3, 7 4 ज़ा 28 दैट इज इक्वल टू RHS। बात बन गई, बट फिर आपको कलकत्ता भी चेक करना है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है। तो अगर x को 9 रखा जाए तो LHS कितना हो रहा है, सर ये 9, और ये देखो ये 9 माइनस 3 और ये 9 प्लस 3, तो यार सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करने बैठे तो 9 इंटू 6 इंटू 12 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 28, बड़ा नंबर आ रहा है। यस, तो ये भी गलत हो गया। और फाइनली दिल्ली आपको चेक करना है, और आपको पता ही है कि दिल्ली भी अब गलत आने ही वाला है। इंट्यूशन आपका कहता है, बट मैथमेटिकली भी चेक करना चाहिए। जैसे अब हम दिल्ली को चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 3, बात ही खत्म हो गई, 0 दे रहा है, क्योंकि x को 3 रखे तो 3 माइनस 3 0 हो जाता है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 28। और 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, राइट। सो 0 इज नॉट इक्वल टू 28। फाइनली हम कहेंगे बॉम्बे इज द राइट आंसर। बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर कितना लेंदी मेथड है, हाँ मैं भी मानता हूँ बहुत ही लेंदी मेथड है, इसलिए मेथड 1। मेरा दिमाग कह रहा था कि इतना सब क्यों करे, इतना सब क्यों करे, जब हमारा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग है तो देख करके कंक्लूजन बना लो। ऐसे कौन से दो नंबर है कि मल्टीप्लाई करे 3 और उनका क्यूब करके ऐड करे तो 28।
मेथड 2 इज ऑल अबाउट एनालिसिस। जब हमने एनालिसिस किया तो हमारा दिमाग ये कह रहा है द कंक्लूजन कम्स आउट टू बी, ये वाला इजी है इसलिए हो गया, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3, या वाइसा वर्सा भी, ए को 3 मानो बी को 1 मानो। अगर मैं ए इंटू बी करूँ 1 इंटू 3 3 हो गया, और अगर मैं ए क्यूब करूँ तो 1, बी क्यूब करूँ तो 3 क्यूब हो जाएगा 27, तो 27 प्लस 1 28, LHS इज RHS। तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, और अगर कंक्लूजन ठीक है देयरफॉर ए प्लस बी पूछ रहे थे तो 1 प्लस 3 हमारा 4 हो जाएगा। यस, दैट इज मेथड 2, द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर है ना वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट दी आंसर। तो ये कह रहा है थ्राइस अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल बाय 46/7, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन है, उसका जो थ्राइस आप करोगे ना, दैट वुड बी इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल बाय 4 6 7 इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल। ओके, तो एक काम करो, फ्रैक्शन को x मान लो। सो 3x इज इक्वल टू ग्रेटर है इसलिए पॉजिटिव ऑफ 2 क्वांटिटीज, कौन से 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, है ना। एक तो ये है 46/7, और दूसरा जो क्वांटिटी है वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, ठीक है। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। देखो आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर। सो यस, द आंसर इज ए क्यू, ठीक है। चेक करते हैं। थ्राइस ऑफ अ फ्रैक्शन, थ्राइस ऑफ अ फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन बी x। Therefore, thrice of the fraction is greater than its reciprocal, उसके जो reciprocal है 1/x उसे greater by 4 6 by 7, राइट। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलते हैं। 3x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 46/7। अब क्या करें सर, यहाँ पर 3x² माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 46/7 आ रहा है। यार ये प्यारा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसके x² के कोएफिशिएंट में 1 नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, संभल करके सॉल्व कर लो बस, और क्या। चलो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब यहाँ पर कितना आ रहा है 7 3 जा 21, और ये आपका बन रहा है 46x, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 21x² माइनस 46x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। अब मेरा दिमाग कह रहा था कि यार कुछ एक हिंट आ रहा है कि अगर देखो 2 तरीके हैं, एक तो श्रीधराचार्य इक्वेशन टेक्निक, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, सब्स्टिट्यूट सिंप्लीफाई टू गेट दी आंसर। दूसरा है थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ। स्मार्ट कैसे बने सर जी, ये जो माइनस 46 है इसको आप कह दो माइनस 49x प्लस 3x माइनस 7। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि अब यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से 7x को कॉमन निकालो, तो यहाँ पर इसमें 3x बच जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद 21x² आ रहा है, हाँ जी। और यहाँ पर क्योंकि 7x बाहर निकाला है तो 7 बच जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से 1 बाहर निकाल दे तो ब्रैकेट में 3x माइनस 7 रह जाएगा। अब देखो 3x माइनस 7 कॉमन आ गया तो कंप्लीटली बाहर निकाल दो। अगर कंप्लीटली बाहर निकाल दिया तो अनकॉमन अंदर ऐड हो जाएंगे। देखो कॉमन को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया तो अनकॉमन अंदर ऐड हो जाएंगे। अब 2 चीज़ें आप इक्वेट कर सकते हो, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है। तो अगर इसको इक्वेट किया, देयरफॉर इफ 3x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0 देन x is equal to 7/3. If 7x plus 1 that is equal to 0 then x is equal to minus 1/7. बट यही हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट था, इसके लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ यू, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 14 APGP सीरीज, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी सवाल, 1 मिनट में आपको पूरा दूंगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फिफ्थ टर्म इज -2 होना चाहिए यहाँ पर, ओके माइनस, एंड द एथ टर्म इज 7, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर मैच होगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा। एक्चुअल एग्जाम में गड़बड़ किया था इन्होंने, ठीक है, तो ये मार्क्स 12 वाला सवाल था, बट आपको यहाँ पर नोट करना है ये -2 होना चाहिए, ओके। तो अब 2 डेटा क्यों दिया है? 2 अननोन फाइंड करने के लिए। वो 2 अननोन कौन से हैं? सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है एपी में? n/2 2a + n - 1 × d। सर जी हमको चाहिए NAD, n यहाँ पर पता है, 13 टर्म्स है, a और d नहीं पता है, वही निकालने के लिए ये 2 डेटा दिया गया है, ठीक है। सो यस द आंसर इज लास्ट 10 सेकेंड्स। यस, बॉम्बे इज द राइट आंसर। बॉम्बे क्यों सही है चेक करो। सबसे पहले हम कहेंगे दैट ये जो 2 डेटा है, इस 2 डेटा से हम कुछ चीज़ें प्राप्त करेंगे। सबसे पहले वो कह रहे थे दैट फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज -2। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका फिफ्थ टर्म है वो T5 है, राइट। T5 जो है वो है आपका -2 T5। तो AP में Tn कितना होता है सर? a + n - 1 × d। तो हम कहेंगे a + n की जगह 5, और ये अगर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सर जी, बस इतना ही कह सकते a + 4d दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि a और d पता नहीं है, ना ही क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में एक और डेटा दिया है दैट द एथ टर्म ऑफ AP इज 7। तो अगेन हम कह सकते हैं देयरफॉर T8 इज इक्वल टू 7, जो ये कहना चाहता है a + 8 - 1 × d दैट इज इक्वल टू 7, देयरफॉर a + 7d दैट इज इक्वल टू 7। अब जब 2 इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जिसमें a और d अननोन है, क्या कर सकते हैं सर जी? सबट्रैक्ट कर लो, a गायब हो जाएगा, d मिल जाएगा, एब्सोल्युटली चेक करो। देयरफॉर a + 4d दैट इज इक्वल टू -2, a + 4d that is equal to -2, a + 7d that is equal to 7। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, d हमको प्राप्त हो जाएगा -3d इज इक्वल टू -9, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3। अब जब d 3 आ गया तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू -2 - 4d दैट इज इक्वल टू -2 - 4 × 3। यस द आंसर इज -14। चलो a भी आ गया, d भी आ गया, व्हाट्स नेक्स्ट? सर जब a आ गया, d आ गया, तो ये सम निकाल लो 13 टर्म का। यस, देयरफॉर सम ऑफ द 13 टर्म इज इक्वल टू 13/2 2 टाइम्स a इज हाउ मच? -14 प्लस n - 1, 13 - 1 × d इज 3। सिंप्लीफाई कर लो टू गेट द आंसर, द राइट आंसर इज 52। डन एंड डस्टेड। समझ में आ गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। इजी पीजी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 फिर आपके सामने रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यार इससे इजी सवाल कोई हो सकता है? रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन only 30 seconds. What is the reflection of the point -2, 5 in the line x is equal to 1? तो x is equal to 1 आपकी जो लाइन है वो मिरर है, वो मिरर है। तो अगर पॉइंट यहाँ पर है उसका रिफ्लेक्शन, तो अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं अरे सर जी ये -2 + 2 हो जाएगा, फिर मिलता नहीं है उनको +2, फिर नाराज से हो जाते सर ऐसे कैसे हो गया, हमने सोचा ऐसे ही होगा। वही तो ट्रैप है यहाँ पर। थोड़ा सा आपको केयर करना है। अगर आप केयरफुली इस सवाल को बनाते हो तो आपको बॉम्बे सही आंसर मिल जाएगा। चेक इट आउट वाई बॉम्बे इज़ करेक्ट। सबसे पहले हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज़ अवर मिरर। ये x एक्सिस है, ये 1 हमारा कहीं पर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0, ये -1, ये -2, ये हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1, यानी x तो 1 है बट y जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज x इज इक्वल टू 1। और जो हमारा पॉइंट है दैट इज -2, 5। तो ये रहा वो पॉइंट, x में -2, y में 5। अगर ये मिरर है तो अब ध्यान से देखना, रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछ रहे हैं ना, तो कितना डिस्टेंस दूर था जरा इस वाले लाइन से। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट के फासले पर था ये।
3 यूनिट्स। तो अब मिरर के आगे भी तो 3 यूनिट के फासले पर होगा, 1 2 3, ये देखो ये 4 वाले पोजीशन पर होगा, 4 वाले पोजीशन पर, बस ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ट्रांसफर्ड, डन। सो x में 4 होगा, y में तो उतना ही होगा, y में कोई चेंज नहीं है क्योंकि मिरर कर रहे हो ना, अगर ये मिरर है ये पॉइंट इधर आ जाएगा ना, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल वाला जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ना चेंज होगा, हाँ बट x की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। सो यस दिस इज़ द आंसर 4,5, दैट इज़ द आंसर, और वो ऑप्शन बॉम्बे में था, ठीक है। सो बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। मिड पॉइंट वाला सवाल, इतना कठिन नहीं है, आसानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB, कोऑर्डिनेट ऑफ P आर -5, -2 एंड A आर -2, 0, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। तो जो AB लाइन है, P उसके बीचों बीच बैठा है, मिड पॉइंट है, A + B/2, तो बस फॉर्मूला ही मैंने बता दिया, अब तो क्या ही बात है, मिड पॉइंट इज A + B/2। केयरफुली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 45 सेकेंड का ये सवाल है, ये सब सेकेंड्स यहाँ से चुराने हैं ताकि अगले वाले सेक्शंस में इसका इस्तेमाल कर सकें। सो यस द आंसर इज ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए क्यों सही है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, ए और बी एक्सट्रीम में, बी यहाँ पर, ए यहाँ पर, पी हमारा बीचों बीच बैठा है। ए की पोजीशन क्या है सर, ये है -2, 0। बी की पोजीशन सर, बी की पोजीशन नहीं दे रखी है, पी की पोजीशन दिया है सर जी, वो है -5, -2। क्या पूछ रहे हैं, बी की कोऑर्डिनेट पूछी जा रही है। अच्छा, अगर बी की कोऑर्डिनेट पूछी जा रही है तो ध्यान से देखना, सिंस P is a midpoint, therefore we can say that ये midpoint है, therefore we can say that -5 is equal to A + B/2, -2 + x divided by 2, therefore ये 2 जाएगा यहाँ पर, so -10 that is equal to -2 + x, therefore x is equal to -10 + 2 that is equal to -8। चलो x आ गया, x आ गया -8। अब बात करते हैं अगला, अगला कौन है, ये y का पोजीशन। सो -2 दैट इज इक्वल टू y + 0/2, एवरेज ही तो लेना है, 0 + y/2, यस। तो अगर ध्यान से देखें तो y कितना आ रहा है, -4, तो हो गया यार, x इज -8, y इज -4, -8, -4 हो गया, दैट इज द आंसर, -8, -4। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ यू, क्वेश्चन नंबर 17, what is the slope of the line perpendicular to the line passing through the points 2, -5 and 4, 0। ये सवाल तो यार मैंने आपको प्रूफ के साथ करवाया हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लास में, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास टेंजेंशियल लाइन और एक नॉर्मल लाइन होती है तो दोनों के बीच में जो स्लोप है ना, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब टेंजेंशियल लाइन और नॉर्मल लाइन की जो स्लोप है उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट आता है -1 के बराबर। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी पूछ रहा है, दैट व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब ये जो आप कह रहे हो ना, ये लाइन इससे पास हो रहे हैं, वो ऐसी एक्ट कर रहा है कि एक टेंजेंशियल लाइन है और एक नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है टेंजेंशियल लाइन से, तो ज़रा बताना फिर वो स्लोप क्या होगा वो नॉर्मल लाइन का। बस इतना ही तो ये गणित है। सो व्हाट इज़ द आंसर, यस द आंसर इज़ कलकत्ता, यस द आंसर इज़ कलकत्ता। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या, सबसे पहले हम कहेंगे दैट उन्होंने कहा था एक जो लाइन है वो पास हो रही है 2 पॉइंट से। कौन से 2 पॉइंट थे वो सर, वो था 2, -5 और दूसरा पॉइंट था 4, 0। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, देयरफॉर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ AB लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हमारे पास ये हो रहा है 0 -5 डिवाइड बाय 4 - 2, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। वो कह रहे थे कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू गिवन, तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ए बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे मैंने कहा था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हम कहेंगे -1 बाई हमारा जो वो स्लोप था, स्लोप ऑफ ए बी, उसके बराबर, तो -1 बाई 5/2, yes the answer is -2/5. so -2/5 is the right answer, यानी कलकत्ता is the right answer. बहुत ही सिंपल सा हिसाब, ठीक है. चलिए आगे लेकर चलता हूँ टू दी अगला सवाल. अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट. ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी. अगर आपको ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज पता है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, if the ratio of perimeters of triangle ABC is to triangle PQR is 3:5, and if PQ is equal to 15 centimeter, then what is the length in centimeter of AB? सर ये रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स दिए है, वही तो प्रॉपर्टी है, वही तो प्रॉपर्टी है, साइड्स और पेरीमीटर्स. क्या प्रॉपर्टी है? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान से देखना. Okay, last 15 seconds. Then we are good to go. Actually अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो ये 15 सेकेंड का सवाल है. अगर प्रॉपर्टी सोच रहे हो, डायग्राम वायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पी क्यू दिया है. अब ये क्यों दिया है? देखो पी क्यू और ए बी करस्पॉन्डिंग साइड्स है. प्रॉपर्टी होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स और पेरीमीटर के बीच में. दिमाग आपका ऐसा दौड़ना चाहिए. अगर नहीं भी पता है तो ऐसे सवाल करो, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको मैं कहता हूं. सिंस रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज सेम एज the ratio of their perimeters. बस बात खत्म. अब चेक करो. therefore triangle ABC similar to triangle PQR, तो हम कह सकते हैं कि AB by PQ ratio of the corresponding sides BC by QR that is equal to AC by PR and that is equal to रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स. तो यहाँ पर पेरीमीटर इन्होंने कहा था दैट इज इक्वल टू 3/5. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं, ध्यान से देखना, कि हमने आपको दिया है पी क्यू, तो क्या आप ए बी फाइंड कर सकते हो? ऑब्वियसली. देखो हमारे पास रिलेशनशिप बन गया है, ए बी बाई पी क्यू दैट इज इक्वल टू 3/5. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 3/5 इंटू पी क्यू हमारे पास 15 है. सो 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार 3 इंटू 3 9. डन एंड डस्टेड. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल. अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार. चेक इट आउट. ओके, ट्रिग्नोमेट्री, इजी क्वेश्चन, नॉट दैट टफ, आराम से हो जाएगा. 30 सेकेंड का सवाल है. 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड. √2 sec 30 डिग्री प्लस 1/√2 tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? ए बी सी या डी? सर सेक को हम 1/cos लिख दे, क्योंकि साइन कॉस tan का ही टेबल याद है. हाँ कर लो, साइन कॉस tan का टेबल याद है तो कर लो ये भी. सो व्हाट इज द आंसर? ए बी सी और डी? सो यस, द राइट आंसर इज दिल्ली. दिल्ली बिल्कुल आपका सही उत्तर है. बट ऐसा क्यों? चलो स्लाइड लोड हो जाए फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ सके और दिल्ली को सही साबित कर सके. भले ही कितना भी पोल्यूशन क्यों ना हो, हम सही साबित करेंगे. चेक करो. सबसे पहले हम कहेंगे √2 sec 30 को हम कहेंगे 1/cos 30 प्लस 1/√2 tan 60 डिग्री. देखो cos 30 डिग्री होता है √3/2, राइट. tan 30 डिग्री होता है √3. बात खत्म. अब सर जी यहाँ पर कुछ भी डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ हाँ जी, अगर ध्यान से देखा जाए तो 2√2 डिवाइड बाई √3 प्लस
√3 डिवाइड बाई √2। एक काम करो, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यार जब √2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, ओके। और यहाँ पर √3 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 इज 3। डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा √2 इंटू √3, तो ये बन गया 7/√6। डन एंड डस्टेड। यस, द आंसर इज दिल्ली। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री, अगेन एक आसान सवाल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 20। ट्राइंगल LMN is right angled at M. If angle N is equal to 30 degree, then tan L multiplied with half cosec L is how much? Okay. कठिन सवाल नहीं। L अगर मेरे को मिल जाए कैसे भी करके तो बात खत्म हो जाएगी, बट ये L मिलेगा कैसन? देखो दो एंगल तो दिए है ना, 90 डिग्री 30 डिग्री। अरे सर जी, अगर 90 डिग्री 30 डिग्री तो बचा हुआ 60 डिग्री, वो कौन है बचा हुआ? राइट एंगल एट M कह रहे थे, तो M की तो एंगल 90 डिग्री हो गई, N आपका 30 डिग्री, तो बचा हुआ L हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 इंटू हाफ कोसेक 60। यस, द राइट आंसर इज C। देखो इतना सिंपल सवाल भला कोई पूछ सकता है? पूछते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दैट राइट एंगल ट्राइंगल MLN, नॉट ही यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, तो L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब पूछ रहे थे क्या आप बता सकते हो tan L इंटू हाफ कोसेक को हम कहेंगे 1/sin L यानी sin 60 डिग्री। यार ये भी सिंपल है, tan 60 डिग्री इज √3, sin 60 डिग्री इज √3/2। तो देखो यहाँ पर √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, दी आंसर इज 1। देयरफॉर द राइट आंसर इज कलकत्ता। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इजी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर है क्योंकि साइन थीटा दिया गया है, कॉट थीटा पूछ रहे हैं। 30 डिग्री तो 45 सेकेंड तो लगेगा आपको 40, क्योंकि यार कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। साइन से पहले कॉस पर पहुँचो, कॉस मिल गया तो फिर बाद में कॉट भी मिल जाएगा, क्योंकि कॉट होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा तो पता है, कॉस थीटा निकाल लो। Okay, so the right answer is option A. कैसे? Trigonometry relationship cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। तो हम कहेंगे कि sin थीटा तो दिया था, मैंने कहा हाँ, कितना दिया था sin थीटा? सर 12/37, तो उसका स्क्वायर कर लो, 12 स्क्वायर 37 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो। सो सिंप्लीफाई करने पर हमको 1227 डिवाइड बाई 37 स्क्वायर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बट आपको तो चाहिए था कॉस थीटा। सर कॉस थीटा फिर बाद में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर हो गया 37, न्यूमरेटर कितना हो गया? वैसे न्यूमरेटर 7 नहीं है, 5 होगा, 1 2 2 5। यस, चलो तो ये हो गया सर जी 35। सो 35/37 ये आ गया कॉस थीटा। साइन थीटा हमको पता, कॉस थीटा हमको पता, अब कौन रोक सकता है भाई कॉट थीटा निकालने के लिए? कोई भी नहीं रोक सकता, चच्चा हमारे विधायक है। चेक करो, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारा 35/37, साइन थीटा गिवन था 12/37, तो हो गया फाइनल उत्तर 35 डिवाइड बाई 12। यस, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल। 25 क्वेश्चन होते हैं SSC IMD में, कितने सवाल? 25। उसमें से आखिरी के जो सवाल होंगे 4 सवाल वो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होंगे। चेक करो, डेटा इंटरप्रिटेशन ये दिया गया है, इसी पर 4 सवाल होने वाले हैं। द बार ग्राफ शोन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द 4 डिवीजन ABCD, तो ABCD ये डिवीजन है। मैथ्स पढ़ने वाले वाइट में, डार्क में ये है साइंस पढ़ने वाले। कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिक कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट
सिर्फ पढ़े नहीं है, पढ़ करके पास भी हुए हैं। तो मैथ्स डिवीजन ए के अंदर 25 बच्चे पास हुए हैं। साइंस में कितने हुए हैं, यहाँ पर डिवीजन ए के अंदर 30 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो ज़रा बताना अगर डेटा आपके सामने अब रखा जाए, ठीक है, in which division the number of students who pass in maths was greater than those who passed in science। यार ये तो इसमें टाइमर भी क्या रखे, सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा आपको। क्या कह रहे हैं कि मैथ्स में ग्रेटर होना चाहिए, मैथ्स यानी वाइट का ग्राफ ग्रेटर कंपेयर टू दी डार्क। यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, छोटा छोटा है, ये तो इक्वल हो गया ना, चाहिए था ग्रेटर, तो ग्रेटर तो डिवीजन बी में, बात खत्म। डिवीजन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रही है बात, कितना इजी पीजी सवाल था ये। डिवीजन बी, अब ये डिवीजन बी है तो बॉम्बे को मत क्लिक करना, डिवीजन बी, तो ऑप्शन ए के अंदर डिवीजन बी है। अगला सवाल, इफ़ डिवीजन बी हैज़ 50 स्टूडेंट्स, अगर 50 बच्चे कुल मिलाकर के उसके अंदर है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट इन परसेंटेज फेल्ड इन साइंस। बी डिवीजन के अंदर कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, यह आपको बताना है। ओके, इसमें टाइमर दे देता हूँ, 30 सेकेंड काफ़ी है, ईजी है। बी का डेटा देख लो। साइंस का पूछा जा रहा है तो डार्क ग्राफ पर फोकस करो, कितने बच्चे पास हुए हैं, 10 बच्चे पास हुए हैं, बट वो तो फेल का पूछ रहा है। 50 स्टूडेंट में से अगर 10 बच्चे पास हुए हैं तो 40 फेल हुए हैं। जब 40 फेल हुए तो परसेंटेज कितना हो गया, 40 बटा टोटल स्टूडेंट इनटू 100। डन एंड डस्टेड, यस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट अस सी वाई द राइट आंसर इज सी। कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में फोकस करते हैं हमारे डिवीजन बी पर, ठीक है। टोटल 50 बच्चे, यहाँ पर चीज़ें साइंस की पूछी जा रही है, साइंस में 10 बच्चे पास हुए हैं। देयरफॉर डिवीजन बी साइंस स्टूडेंट्स पास्ड इज इक्वल टू 10। डिवीजन बी में टोटल 50 बच्चे, ठीक है। देयरफॉर साइंस स्टूडेंट्स fail is 50 minus 10, that is equal to 40. Therefore percentage of fail is equal to 40 by total into 100. Yes, the answer is कितना आया, 80% बच्चे फेल हो गए। बाप रे, इतना क्या कठिन है क्या साइंस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। चेक इट आउट, ये रहा आपका डायग्राम, करो ट्राई। इफ डिवीजन सी हैज़ 40 स्टूडेंट्स, अब डिवीजन सी पर फोकस किया जा रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन परसेंटेज पास्ड इन मैथ सब्जेक्ट। ये तो पहले वाले से भी और इजी है। पास का तो टेबल हमारे पास है ही कि सी के अंदर 30 बच्चे पास हुए हैं, बट उनको परसेंटेज बच्चे चाहिए। अगर 40 बच्चे टोटल है, उसमें से 30 बच्चे पास हुए, तो परसेंटेज कितना हुआ। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, सिंपल। यस, 30 by 40 into 100, 75%। डन एंड डस्टेड। तो क्या इतने इजी सवाल आते हैं DI के सारे सवाल इजी नहीं होते। हाँ, ये 3 सवाल आपको भले ही इजी दिखाई दिए होंगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ दैट 3 सवाल आपको इजी दिखाई दिए होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सवाल इजी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निपटा देते हैं झटाक करके कि ये मैथ्स की कहानी आप पूछ रहे थे और डिवीजन सी को इन्होंने पकड़ लिया है। बच्चे कितने पास है, 30। ये डिवीजन सी के अंदर टोटल बच्चे कह रहे हैं अगर 40 बच्चे हो, और अगर मैथ्स की बात की जाए तो कितने परसेंट पास होने वाले हैं। मैथ्स में तो 30 बच्चे पास हो गए हैं, तो परसेंटेज पास जो होगा दैट वुड बी 30 by 40 into 100। यस, दिस इज 75%। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, और फाइनल क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ के ही थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। इफ़ द टॉप 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड टॉप 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन साइंस आर टू बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स, हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स नीड टू बी प्रिंटेड। देखो अच्छा सवाल आ गया, बी केयरफुल। अब यहाँ पर ना डिवीजन ABC है, यहाँ पर ओवरऑल बात की जा रही है, सारे डिविजन्स को अगर मिला ले और उसमें से अगर 20% ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स और 40% टॉप 40% हु पास्ड इन साइंस, अगर इकट्ठा कर ले, उनको सामने रखा जाए, उनको अगर हमें अवार्ड देना हो, सर्टिफिकेट देना हो, तो कितने सर्टिफिकेट छापने पड़ेंगे, यानी कितने बच्चे होंगे सामने। 65, 23, 42, 44। व्हाट इज द आंसर, टेल मी गाइस।
चलो लास्ट के 30 सेकंड में आपको दे देता हूँ, इतना भी कठिन सवाल नहीं है। पहले मैथ्स पर फोकस करो। 25 बच्चे यहाँ पर, 35 बच्चे यहाँ पर, 30 बच्चे यहाँ पर, 25 बच्चे यहाँ पर, सभी को ऐड कर लो, टोटल काउंट निकाल लो। बट उतना बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ टॉप 20% उनमें से जो रहेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट देना है। सो 20% ऑफ दोस टोटल काउंट आएगा। वैसे ही साइंस, टोटल कितने साइंस में पास हुए हैं, उनमें से टॉप 40% कौन है वो निकालो, उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। चलो, तो हम फोकस कर रहे थे तो कितने अवार्ड हमको प्रिंट करने पड़ेंगे। सो दी राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 65 सर्टिफिकेट्स हमको प्रिंट करने पड़ेंगे। कैसे हुआ, कैसे, हाँ फोकस करो यहाँ पर। सबसे पहले हम मैथ्स की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम मैथ्स की चर्चा करें तो यहाँ पर 25 बच्चे, यहाँ पर 35, यहाँ पर 30, यहाँ पर 25, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ्स में कितने पास हुए हैं टोटल स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25, दी टोटल कम्स आउट टू बी 115। अगर हम अब बात करें कि टॉप 20% ऑफ मैथ्स स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो हो जाएगा 20/100 इंटू 115, दैट इज इक्वल टू 23 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको अवार्ड दिया जाएगा। एक तो 23 हमको प्रिंट करने पड़ेंगे। फिर अब साइंस की बात कर लेते हैं। अगर साइंस की बात करें तो चेक करना साइंस के अंदर कितने बालक ने पार्टिसिपेट किया है। सर जी यहाँ पर साइंस के अंदर 30, फिर हमारे पास बहुत कम है यहाँ पर 10, यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 25, ठीक है। तो अगर अब हम साइंस की बात करें, ठीक है, तो साइंस की बात करें तो ध्यान से देखना, साइंस के अंदर हमारे पास है 30 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 25, तो टोटल कितना आ रहा है सर। टोटल यहाँ पर बन रहा है 105। अरे हाँ की ना, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं 40%, टॉप 40% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स को हम देंगे सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40/100 इंटू 105, तो काउंट आ रहा है 42। तो इतने सर्टिफिकेट हमको छापने पड़ेंगे, ठीक है। चल, तो अब अगर हम अब बात करें कि टोटल कितने सर्टिफिकेट हो गए, टोटल 23 प्लस 42, यस दैट इज द आंसर, ठीक है। देयरफॉर टोटल सर्टिफिकेट need to be printed is equal to 23 plus 42, that is equal to 65.